नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। अखिलेश यादव के खिलाफ सहयोगियों के हमले के बीच चाचा शिवपाल यादव ने भी करारा झटका दिया है। क्या झटका दिया गया उनकी तरफ से, आइए देखते हैं। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। शिवपाल ने विधानसभा चुनाव एसपी के टिकट पर लड़ा था, मगर चुनाव के बाद लगातार हो रही अनदेखी से वो आहत हैं। वहीं राज्यसभा का टिकट न मिलने से रेवती रमन सिंह भी खफा हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल पार्टी छोड़ने से इंकार किया है। क्या हम तो अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं। ये टिकट न मिलने की वजह से राज्यसभा में कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हम उनकी भावना का भी आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव को लेकर सीनियर नेताओं की नाराजगी तो है ही, साथ ही अब ओम प्रकाश राजभर ने इशारों में तंज कसा है। अब देखो भैया, हम 2 लाइन का बनाए हैं दोहा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। हमारे मनसा नहीं है कि हम उनसे मांगने जाएं, क्योंकि हमारे पास मात्र 6 ही ये मिल रहे हैं और चाहिए मुझे 31। अगर मेरे पास 20 होते, 25 होते तो फिर हम उसके हकदार होते। हमारी वो हैसियत नहीं है, तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही चादर फैलाते हैं। इधर कानपुर हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। इरफान सोलंकी ने दावा किया कि पुलिस और इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से कानपुर को हिंसा की आग में जलाया गया। इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की और तमाम मसले रखे। माहौल बिगड़ा क्यों? पुलिस की फेलियर का, पुलिस की फेलियर है ये, पुलिस की फेलियर है, पुलिस की कहीं न कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर है, जिनकी वजह से आज हमारा कानपुर आग पे है। मैं कानपुर का विधायक, मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा शहर है, मैं इसको जलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और कोई भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सबसे पहले पुलिस को मुझे गिरफ्तार करना होगा। एसपी विधायकों ने कमिश्नर के जरिए सीएम के नाम एक ज्ञापन भेजा और मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करने की मांग की। के नाम संबोधित ज्ञापन कमिश्नर साहब के माध्यम से देना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी माने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में पूरी घटना की विवेचना कराने की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं है? इसे कैसे बच सकते हो भाई? इतनी बड़ी घटना जिसमें घोषित कार्यक्रम हो तो वहां पर 4 सिपाही और 2 दरोगा मुझे छोड़ दोगे क्या? तो ये फेल्योर तो है ही, बट फेल्योर है कि साजिश, ये बड़ा सवाल है। इधर विधान परिषद के उम्मीदवारों का ऐलान होने के साथ ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी अब बिखरने लगा है। अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे पहले महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने मोर्चा खोला है। महान दल के अध्यक्ष ने विधान परिषद का टिकट न मिलने पर अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है। हम नाराज नहीं हैं, हम दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जगह बची है। चुनाव के दौरान भी मेरे साथ उपेक्षा होती रही। आप लोगों ने देखा जिस तरह जयंत जी को जिस तरह रैलियां कराई गई, उनसे रथ यात्रा कराई गई, अखिलेश जी अपने साथ लेके घूमते रहे। जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी या और लोगों को जो तवज्जो दी गई, वो चुनाव में मुझे नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हो रही बिखराव को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। कभी चलेंगी हवाएं, कभी बुझेंगे चिराग, चले चलो ये तमाशा तो रात भर होगा। ये टूटना, ये जुड़ना, ये देखिए, ये सत्ता के लिए गठबंधन था, स्वार्थ की दोस्ती थी। सत्ता मिले नहीं, स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अब इस गठबंधन की उम्र क्या होगी ईश्वर जाने। कानपुर हिंसा पर चल रही जांच के बीच उन्नाव की केसरगंज बाजार का विवादित पोस्टर वायरल हो रहा है और इस पोस्टर के वायरल होने के बाद हलचल मच गई है। पोस्टर में शहर की कई जगहों पर मुस्लिम समाज की ओर से 10 जून जुमे के दिन बाजार बंद करने की अपील की गई है। बैनर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ बाजार बंदी का जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होने के बाद सीओ सिटी को जांच सौंपी गई है। कुछ संज्ञान में आए थे, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क है और 1-2 जगह जो मिले थे वो तत्काल हमारे पुलिस के अधिकारियों ने एलआईयू का संज्ञान ले लिया है। वहीं डीएम और पुलिस कप्तान ने धर्म गुरुओं के साथ अहम बैठक की।
करीब 1 घंटे चली बैठक में शहर का माहौल किसी भी सूरत में ना बिगड़ने देने की अपील के साथ ही चेतावनी भी दी। शहर में 10 यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और सभी उम्मीदवार गुरुवार को अपना अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी के 9 उम्मीदवारों में केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, दानिश आजाद, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी के नाम शामिल हैं। शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे युवा कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मैं पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा और पूरे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी के तमाम युवा साथियों की तरफ से, अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी के 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 2 अन्य लोगों को बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करवाया है। वहीं दानिश आजाद ने बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वालों को करारा जवाब दिया। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए कार्य करती है और यहाँ कोई भी पद या प्रतिष्ठा के लालच में नहीं आता। यहाँ जो व्यक्ति भी आता है, मैं भी था या हमारे अन्य वरिष्ठ हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, तमाम लोग यहाँ सेवा भाव के लिए आते हैं और इस पार्टी के माध्यम से आम जनमानस की सेवा हमारा लक्ष्य होता है। और पार्टी एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन कर दिया। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। एसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव, शाहनवाज खान और जासमीर अंसारी को टिकट दिया है। मोहम्मद आजम खान साहब, माननीय अखिलेश जी, अब्दुल्ला आजम खान, अल्लाह ताला और मेरे वालिद मोहतरम, सभी का शुक्रिया साहब। क्या सदन में किन की आवाज को बुलंद करना मकसद रहेगा? मेरी मजलूम दबे कुचले लोगों की, जो आज के वक्त में जिनको अपना हक नहीं मिल रहा, मैं उनकी आवाज उठाने के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 कैंडिडेट सदन में जनता की आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे। वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं, हमें खुशी है कि जनता की आवाज को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा की जिद पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अनशन तोड़ दिया। ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने के पास मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा और जलाभिषेक को लेकर जिद पकड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी गई। याचिका खारिज करने का आदेश जिला जज ने दिया। इससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने करीब 107 घंटे बाद अनशन खत्म किया। उन्होंने कहा कि कानूनी तरीके से इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक शंकराचार्य के आदेश पर उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला लिया। हम नहीं चाहते थे कि जगत गुरु जी का आदेश बाकी रह जाए, लेकिन उन्हीं जगत गुरु जी का आदेश आ गया कि अब तुम इसको तपस्या को विराम दो और भिक्षा करो, और भिक्षा करके देशव्यापी अभियान चलाओ। तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की भी बात सुनो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी पार्टियों से चर्चा करके उनकी जो धार्मिक परिपालना है उसको ठीक से सुनिश्चित कराओ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी जाकर कथित शिवलिंग की पूजा करना चाहते थे। उन्होंने दावा किया था कि शंकराचार्य स्वरूपानंद ने पूजा करने का आदेश दिया था। इधर आगरा में दिन दहाड़े 33 किलो चांदी के जेवरात की लूट हुई है और इस बड़ी वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डालकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 2 चांदी कारोबारी 33 किलो चांदी के जेवरात लेकर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में दूसरी बाइक पर 2 बदमाश आए और उन बदमाशों ने कारोबारियों की आंखों में मिर्ची डाल दी। मिर्च की वजह से कारोबारी हड़बड़ा गए और बदमाश 33 किलो चांदी के जेवरात लूट कर ले गए। वो अपने घर से बने हुए चांदी के सामान लगभग 33 किलो लेके जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको पीछे से एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग पीछा कर रहे थे और उन्होंने उनके मुंह पर मिर्ची मारी और उसके बाद वो उनसे चांदी का सामान लेके चले गए। ये जो घटना हुई है जस्ट इस्माइल थाना के पीछे वाले गेट के सामने हुई है। इस मामले में पुलिस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस
इसमें सीसीटीवी कैमरे देख रही है, खंगाल रही है और जो भी तथ्य होगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। उनके द्वारा फिलहाल दी गई तहरीर मुकदमा लिखा जा रहा है और चूँकि मिर्ची से घटना हुई है उनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार को गंगा दशहरा, शुक्रवार को निर्जला एकादशी, लगातार 2 स्नान पर्वों पर धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। बीती सोमवती अमावस्या स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी, इसलिए लगातार 2 स्नान पर्व सकुशल कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त ब्रीफिंग सेशन रखा था और बहुत ही बारीकियों से उनको समझाया गया है कि किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है ताकि पिछले एक्सपीरियंसेस से अगर कोई कमी रह गई है तो इस बार न हो। सनातन धर्म में मां गंगा को साक्षात मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी माना जाता है। इसमें लोगों का असीम विश्वास और श्रद्धा है। यही वजह है कि हर स्नान पर्व पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। कि इसमें साक्षात देव है। आपने राम जी थे, कृष्ण जी थे, पर गंगा है। इसमें लोगों की असीम श्रद्धा है, असीम भक्ति है और सबसे अधिक पुण्यदायी जो स्थिति है, मोक्षदायक स्थिति है, वो मात्र गंगा स्नान ही है। तो हरिद्वार में होने वाले गंगा दशहरा के स्नान पर सतर्कता भी बरती जा रही है। अलकायदा की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी के बाद हरिद्वार में होने वाले गंगा दशहरा के स्नान पर सतर्कता बरती जा रही है। स्नान की सुरक्षा व्यवस्था के अलावा पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर खास निगरानी रख रही है। एटीएस और बम स्क्वाड मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। एसएसपी के निर्देश के बाद रेलवे स्टेशन, हर की पेड़ी, बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाया गया। स्नान की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को भी एसएसपी ने खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हाँ, एक ये बात आई है तो हमने इसके बारे में पूरे अपने फोर्स को संवेदनशील कर दिया है। हम लोग इसको लेकर अलर्ट भी हैं और बीच बीच में हम लोग एक स्वीपिंग का प्रोग्राम भी चलाते रहेंगे जिससे कि अगर कोई इस तरह की कोई बात आती है तो उससे निपटा जा सके। किसके द्वारा धमकी दी गई है? ये आप समाचार पत्रों में जानते हैं, कतिपय संगठनों के द्वारा एक जनरल धमकी दी गई है। ये कोई एक विशिष्ट नहीं है, ये एक जनरल वो है, लेकिन इसको लेकर निश्चित रूप से हमें भी सतर्क रहना चाहिए। नोएडा में अवैध कब्जों के खिलाफ अथॉरिटी का एक्शन जारी है। इसके तहत करोड़ों की सरकारी संपत्ति से कब्जा हटाया जा चुका है। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाए गए अवैध फार्म हाउस पर एक बार फिर से नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 135 के नगली वाजिदपुर में अवैध फार्म हाउस ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल की वजह से लोगों को शांत कराकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। देखेंगे ये अवैध रूप से फार्म हाउस यहाँ पर डूब क्षेत्र है, ये यमुना का जिसको रिवर बेड बोलते हैं, यहाँ पर बसाए गए थे और अब ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। कार्रवाई करते हुए बुलडोजर ने यहाँ पर जो भी निर्माण था, पक्का निर्माण, उसको ढाया है। नोएडा अथॉरिटी ने साफ किया है कि अवैध तरीके से बनाए गए फार्म हाउस और दूसरे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आप तस्वीरें भी देखेंगे, ये अवैध रूप से फार्म हाउस बनाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि ये यमुना रिवर बेड, यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड, और यहीं पर ये फार्म हाउस बसाए गए थे और इनकी शिकायतें लंबे वक्त से मिल रही थी। सर्वे के बाद ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर जो अवैध रूप से फार्म हाउस बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई की जाए और आज नोएडा अथॉरिटी की टीम सुबह पहुंची थी यहाँ पर। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंचा था मौके पर।